कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सालों बीत जाने के बाद भी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आत्माएं होती हैं तो कुछ लोग इसे नकार देते हैं, लेकिन 1878 की वो घटना जो इस लड़की के साथ हुई उसे नकारना काफी मुश्किल है। 1878 में कनाडा के नोवा स्कोटिया में हेमस्ट का एक छोटा सा शहर, जहां तकरीबन 3000 लोग रहा करते थे, और यहीं पे एस्था कॉक्स नाम की एक 19 साल की लड़की रहती थी जो अपनी शादीशुदा बहन ऑलिव के पति डैनियल और उसके 2 छोटे बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। एस्था और ऑलिव का एक भाई और एक बहन भी थे, वो भी इसी घर में रहते थे, जहां एस्था अपनी 3 बहनों में सबसे छोटी थी और इनके साथ डैनियल का भाई जॉन भी इसी घर में इन्हीं के साथ रहा करता था। कहें तो ये एक जॉइंट फैमिली थी जिन्हें साथ में रहना काफी अच्छा लगता था, जब तक कि 28 अगस्त 1878 का वो दिन नहीं आया जिसके बाद सब कुछ बदलने वाला था। उस दिन एस्टर अपने बॉयफ्रेंड बॉब मैकनील के साथ एक बग्गी में बैठकर घूमने के लिए निकली, जहां मैकनील उसे बग्गी में बैठालकर जंगल में ले गया और जंगल में ले जाकर अचानक बग्गी को रोकी और तुरंत अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकालकर एस्टर के ऊपर तान दी। और ये सब देखकर एस्टर एकदम दंग रह गई, क्योंकि जिस पर उसे विश्वास था वो उसे यहाँ उसके साथ कुछ गलत करने के लिए लाया था। असल में वो एस्टर का रेप करना चाहता था और बंदूक एस्टर के ऊपर तान कर उसने सबसे पहले उसे बग्गी से नीचे उतारा और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहा, नहीं तो वो उसे गोली मार देगा। लेकिन एस्टर ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिस पर मैकनील काफी गुस्से में आ गया। इस बीच एस्टर ये सोचने लगी कि जिस आदमी पर वो इतना भरोसा करती थी वो उसे आज मारने वाला है। लेकिन इससे पहले कि मैकनील एस्टर के साथ कुछ गलत कर पाता, तभी उसे कहीं से एक बग्गी के पहिए की आवाज सुनाई दी और पकड़े जाने के डर से उसने एस्टर के ऊपर से बंदूक हटा दी और बग्गी में बैठकर निकल गया और एस्टर को वहीं जंगल में छोड़ गया। और इसके बाद सदमे की कंडीशन में एस्टर किसी तरह अपने घर पे लौटी और डर से कांपते हुए वो तुरंत अपने बिस्तर में चली गई और अगले 4 दिनों तक उसे अपने कमरे से बाहर निकलते बहुत कम देखा गया। वो बस बाथरूम जाने और खाना पीना खाने के लिए कमरे से बाहर निकलती और वापस अपने बिस्तर में जाकर लेट जाती। उसकी ये हालत देखकर घर वाले परेशान होने लगे और उससे पूछने लगे कि बताओ आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन एस्टर ने उन्हें कुछ नहीं बताया और वो बस सारे दिन अपने कमरे में रोती रहती। उसकी ये हालत देखकर घर वालों ने सोचा कि जरूर इसका मैकनील के साथ कुछ झगड़ा हुआ होगा और इसीलिए ये इतना परेशान है। और ये सोचकर घर वालों ने उससे फिर कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो खुद ही कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। एस्टर के घर वाले हर रोज उसके रोने की आवाज़ सुनते और इस बीच ये होते होते एक हफ्ता बीत गया जिस दिन एस्टर के साथ वो जंगल वाली घटना हुई। लेकिन एस्टर अभी भी उस दिन के बारे में सोचकर रो रही थी। और इन सब के बीच एक रात एस्टर और उसकी बहन जैन एक बिस्तर में रात को सो रहे थे। तभी उन्हें अपने बेड के नीचे कुछ खटखट की आवाजें सुनाई दी, जिन्हें सुनकर एकदम एस्टर की नींद खुल गई और इधर उधर देखने लगी। कुछ ना दिखाई देने पर उसने अपनी बहन जैन को जगाया और उससे पूछा कि क्या तुमने खटखट की आवाज सुनी, जिस पर उसने मना कर दिया और वापस एस्टर को सोने के लिए कहा। और जैसे ही ये दोनों सोने के लिए लेटे, वैसे ही इन्हें दोबारा से खटखट की आवाज सुनाई दी और अब की बार ये आवाज जैन ने भी सुनी। ये आवाज इनके बेड के नीचे से आ रही थी और जैसे ही इन लोगों ने बेड के नीचे झांक कर देखा, उन्हें वहां बेड के नीचे एक बंद डिब्बा पड़ा हुआ दिखाई दिया। ये डिब्बा देखते ही इन लोगों ने डिब्बे को नीचे से खींचकर बाहर निकाला और इससे पहले कि ये दोनों उस डिब्बे को खोल के देखते कि इसमें क्या है, तभी एकदम वो डिब्बा 1 फीट ऊपर हवा में उछल गया और वापस जमीन पर गिर गया। ये सब देखकर ये दोनों बहनें काफी डर गईं और चिल्लाकर परिवार के बाकी लोगों को बुलाने लगीं, जिस पर उनकी आवाज सुनकर इनके भाई वहां आए और उनके आते ही इन दोनों बहनों ने कहा कि अभी ये डिब्बा अपने आप हवा में उछल गया था और वापस नीचे आ गया, इसके अंदर कुछ है। उनकी ये कहानी सुनकर उनके भाई हंसने लगे और वापस उस डिब्बे को चेक करके बेड के नीचे ढकेल दिया और कहा कि इसके अंदर कुछ नहीं है, तुम्हें भ्रम हुआ है, अब जाओ आराम से सो जाओ। इसके बाद ये दोनों
अपने बिस्तर में जाकर लेट गईं और ये सोचने लगीं कि कहीं उस डिब्बे के अंदर कोई चूहा तो नहीं जो खटखट की आवाजें कर रहा हो। लेकिन सोचने की बात यह थी कि वो डिब्बा चारों तरफ से बंद था, तो उसके अंदर चूहा आया कैसे। और यही सब बातें करते करते ये दोनों सो गईं। लेकिन अगली शाम फिर से जब ये दोनों अपने बिस्तर पे लेटी थीं, तभी उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी, जिस पर इन्होंने एकदम से बिस्तर के नीचे देखा और उस चूहे को ढूंढने की कोशिश करने लगी। लेकिन वहां उन्हें कोई चूहा नहीं मिला। लेकिन वो डिब्बा अभी भी वहीं पड़ा था, जिस पर उन्होंने उस डिब्बे को बाहर निकाला और उस डिब्बे से चूहे को बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। लेकिन एक बार फिर से वो डिब्बा हवा में उछला और वापस नीचे गिर गया, जिस पर इन्होंने फिर से अपने परिवार को बुलाया और वही सब बताने लगी। और तब इनसे इनके परिवार के लोगों ने कहा कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा भ्रम है और कुछ भी नहीं, इसलिए जाओ और सो जाओ। लेकिन फिर से उसी शाम आधी रात को जैन ने एक चिल्लाने की आवाज सुनी, जिसे सुनकर वो एकदम से उठी और तुरंत लैंप को चालू किया। और इसके बाद उसने जो देखा उसे देखकर वो काफी भयभीत हो गई। उसने देखा कि एस्तर कमरे के बीच में खड़ी है, जिसके बाल खड़े हुए हैं और उसका चेहरा खून की तरह लाल हो गया था। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे कि बाहर निकलने वाली हैं और उसके हाथ कुर्सी के पिछले हिस्से को इतनी मजबूती से पकड़े हुए थे कि उसके नाखून लकड़ी के अंदर घुस गए थे। अपनी बहन की ये शक्ल देखकर जैन काफी डर गई और चिल्लाकर परिवार के लोगों को बुलाने लगी। तो उधर एस्तर भी चिल्लाकर कह रही थी कि मुझे बचा लो, मैं मर रही हूँ। उनकी ये आवाज सुनकर कुछ ही देर में घर वाले भी वहां आ गए और एस्तर की ये कंडीशन देखकर वो लोग हैरान रह गए। और इसके बाद किसी तरह उन्होंने एस्तर को पकड़ा और उसे शांत करने की कोशिश करने लगे, जिस पर एस्तर ने धीमी घुटी हुई आवाज में बोला, मेरा शरीर फूल रहा है, मैं फट जाऊंगी, मुझे पता है मैं फट जाऊंगी। उसके ऐसा कहते ही परिवार के लोग भयभीत होकर एस्तर को देखने लगे। परिवार के लोगों ने देखा कि एस्तर का हाथ और मुंह सूजने लगा है, यहाँ तक कि उसकी सारी बॉडी काफी गर्म हो गई थी, जिसका शरीर फूलते हुए धीमे धीमे पीला दिखाई देने लगा। एस्तर बीच बीच में चीख रही थी और अपने दांतों को पीसने लगी थी। इस बीच उसका सारा शरीर सूजकर काफी फूल गया था और तभी एस्तर का मुंह एकदम खुला, जिसके मुंह से एकदम ऐसी आवाज आई जैसे कि कहीं पे कोई बिजली गिर गई हो। ये आवाज सुनकर परिवार के लोगों ने सोचा कि कहीं हमारे घर पर कोई बिजली तो नहीं गिरी है, जिस पर एकदम सब लोगों ने खिड़की के बाहर देखा। लेकिन बाहर मौसम एकदम शांत था, बिजली गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और जैसे ही घर वाले खिड़कियां बंद करके एस्तर के पास आए तो उन्होंने देखा कि एस्तर एकदम नॉर्मल है, वो बड़े ही आराम से सो रही है। और ये सब देखकर वो हैरान रह गए कि कुछ टाइम पहले एस्तर का शरीर बुरी तरह सूज रहा था, जिसकी हालत काफी खराब थी, और अब वो एकदम से नॉर्मल कैसे हो गई जो आराम से सो रही है। और अब इस परिवार के साथ एक के बाद एक घटनाएं शुरू होने लगी थी, क्योंकि ये सब इस घटना का अंत नहीं था बल्कि शुरुआत थी। इसके बाद इस परिवार को हर तरफ से खटखट की आवाजें और नाखूनों से दीवार को खरोंचने की आवाजें सुनाई देने लगीं, जिसे सुनकर हर कोई हैरान था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और फिर ये सब 4 रातों तक यूं ही चलता रहा। कहा जाता है कि एस्तर को जिस रात उस घटना का सामना करना पड़ा था, वैसे ही एक और घटना का उसे सामना करना पड़ा था। जब एस्तर और जैन एक बेड पर सो रहे थे, तभी एस्तर का शरीर फिर से सूजने लगा और जैन ने जो चादर ओढ़ रखी थी वो एकदम से उसके ऊपर से हट गई, जिससे वो जागी और देखा कि बिस्तर के सारे कपड़े कमरे के एक कोने में दूर पड़े हैं। और जब जैन ने एस्तर को जगाने की कोशिश की तो वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। इसके बाद जैन ने घर के बाकी लोगों को बुलाया, जिन्होंने देखा कि एस्तर का शरीर फिर से लाल हो गया है। इन सबके बीच जैसे ही एस्तर की बहन ओलिव एस्तर को उठाने के लिए उसके सिर के नीचे मौजूद तकिए को निकालने की कोशिश की, वैसे ही तकिया उसके छूते ही एकदम से स्पीड से निकलकर उसके मुंह पे जाके लगा। ये सब देखकर वो घबरा गई और तुरंत कमरे से बाहर भाग गई। ये सब देखकर सभी लोग हैरान रह गए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और अचानक पिछली बार की तरह ही एक बिजली की जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एस्तर अगले ही पल एकदम नॉर्मल हो गई, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और इसके बाद वापस वो सो गई। ये सब कांड देखने के बाद अगले दिन घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया, ये सोचकर कि डॉक्टर उसे देखकर उसकी बीमारी का खुलासा करेगा। लेकिन जैसे ही शाम को डॉक्टर आया, उसने देखा कि एस्तर बिस्तर पर लेटी है, जिसकी बॉडी कई जगहों से लाल होती जा रही है। जिस पर डॉक्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि एस्तर नर्वस एक्साइटमेंट से पीड़ित है।
और ये बीमारी तभी होती है जब किसी व्यक्ति को किसी बात को लेकर शौक लगा हो। जिस पर एस्तर के परिवार ने कहा कि चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन डिब्बे का हवा में उछलना, कमरे का सामान इधर उधर फैलना, खटखट की आवाजें आना, यहाँ तक कि तकिए का अपने आप ही हवा में उड़कर मुंह पे लगना, तो ये सब क्या है। जिस पर डॉक्टर ने कहा कि जनाब अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी डैनियल ने देखा कि एस्तर के नीचे मौजूद तकिया धीरे धीरे उसके सिर के नीचे से निकल रहा है। जिस पर डैनियल ने एकदम से डॉक्टर से कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, ये तकिया एस्तर के सिर के नीचे से अपने आप निकल रहा है, जो अभी एस्तर के सिर के बीच में था और अब ये साइड में है। जिस पर डॉक्टर ने कहा कि भला मैंने तो ये सब नहीं देखा। इसके बाद जब डैनियल ने बेड के दूसरी साइड में जाकर उस तकिए को एस्तर के सिर के बीच में लाना चाहा तो तकिया खिंचा तक नहीं, कहे तो वो तकिया अपनी जगह से हिला तक नहीं। ये सब देखकर डॉक्टर और घर के बाकी लोगों ने उस तकिए को खींचना चाहा, लेकिन वो तकिया किसी से भी हिला तक नहीं। और जैसे इन्होंने उस तकिए को छोड़ा, वो तकिया वापस एस्तर के सिर के नीचे आ गया। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, कमरे की दीवार से खरोचने की आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई दीवार पर कुछ लिखने वाला है। और तभी दीवार की पपड़ी छूटने लगी और जब इन्होंने बेड के पास वाली दीवार को देखा तो उस पर लिखा था, एस्टर कॉक्स यू आर माइन टू किल। एस्टर कॉक्स तुम मेरी हो मरने के लिए। और इसके बाद जो हुआ वो डरावना था, क्योंकि इन सब के बीच प्लास्टर का एक टुकड़ा दीवार से उड़ता हुआ डॉक्टर के पैर में जाकर लगा और इसके बाद कमरे में अलग अलग आवाजें आना शुरू हो गईं। ये सब देखकर डॉक्टर और सभी लोगों की धड़कनें बढ़ गईं, जबकि एस्टर अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और डरी हुई थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो वहाँ कमरे का ये नज़ारा देखकर डॉक्टर काफी डर गया और कहने लगा कि अब मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर एस्टर के परिवार के लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप ऐसे नहीं जा सकते, कुछ तो दवाई दीजिए जिससे एस्टर शांत रहे। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आज के लिए मैं ये दवाई दे देता हूँ और कल आके देखूंगा कि क्या कंडीशन है। डॉक्टर ने एस्टर को काफी हाई पावर की एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेशन की दवाई दी, लेकिन ये दवाएं लेने के बाद भी एस्टर की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। और जब रात हुई तो अचानक घर के छत के ऊपर से तेजी से धमाके की आवाज आने लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई छत को हथौड़े से तोड़ रहा हो। और जब घर वालों ने बाहर निकलकर छत को देखा तो छत पे कोई नहीं था और आवाज भी आना बंद हो गई। और इसके बाद जल्दी इस शहर को ये पता चल गया कि डैनियल और ऑलिव के घर में कुछ अजीब चल रहा है। इनके घर से आवाजें आती हैं और एस्टर के साथ कुछ अजीब हो रहा है। जरूर इनके घर पे कोई भूत है। और ये सब बातें उस वक्त बाहर आईं जब डॉक्टर ने इस बारे में बाहर जाकर चर्चा की। डॉक्टर कई दिनों तक एस्टर को दवाई देने आता जाता रहा, लेकिन एस्टर पर इन दवाइयों का कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब ये घर में आवाज आने की घटनाएं रात में ही नहीं बल्कि ये सब अब दिन में भी होने लगा। इन सब के बीच परिवार के लोगों ने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि ये सब घटनाएं तभी होती हैं जब एस्टर घर में होती है, वैसे कुछ नहीं होता। यानी इस घर में जो भी शक्ति है वो एस्टर के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि इन लोगों ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि इस घर में जो भी शक्ति है वो एस्टर को छोड़कर बाकी सबसे बातें करती है। क्योंकि एक बार जब ये लोग उस कमरे में गए जहाँ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी और जब इन्होंने कहा कि तुम ये आवाजें बंद कर दो और तभी आवाजें आना बंद हो गई। और तब डैनियल ने उस शक्ति से कहा कि अगर तुम यहाँ पे हो और हमारी आवाज सुन रही हो तो बताओ कि इस कमरे में कितने लोग हैं। जिस पर उस शक्ति ने दीवार पर ठक ठक की आवाजें 5 बार की। और ये सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए, क्योंकि वास्तव में उस कमरे में 5 लोग थे। और जैसे ये लोग उस कमरे से निकलकर एस्टर के पास गए, उन्होंने देखा कि एस्टर जिस चादर को ओढ़कर सो रही थी वो अब एक कोने में पड़ी है और उसके सिर के नीचे का तकिया एस्टर के मुंह के ऊपर आ चुका है। और ये सब देखकर सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन आ चुका था कि इस घर में कोई तो शक्ति है जो एस्टर के साथ जुड़ी है, क्योंकि ये सब घटनाएं तभी होती हैं जब एस्टर घर में होती है और उसके घर में ना होने पर सब कुछ शांत हो जाता है। और इन सब घटनाओं के बीच अब तक एस्टर ने अपने परिवार को बॉब मैकनील के साथ हुई घटना के बारे में बता दिया था। और जैसे जैसे इस घर में ये घटनाएं बढ़ती गईं, वैसे ये खबर हर जगह फैलने लगी। और तभी यहाँ उस समय के जाने माने एक फेमस पादरी डॉक्टर एडविन क्ले इस घर में हो रही घटनाओं को देखने के लिए पहुंचे और ये बताने की कोशिश की कि एस्टर इस घर में हो रही घटनाओं का आखिर कारण क्या है। लेकिन ये श्रीमान तो कुछ और ही कहानी बताने लगे।
इन्होंने बताया कि जब एस्तर के साथ वो बॉब मैकनील वाला कांड हुआ तो एस्तर काफी गहरे शौक में चली गई, जिससे उसके अंदर इतनी पावर इकट्ठा हो गई कि वो बिजली जैसी आवाजें निकाल सकती है और वो घर की दीवारों से आवाजें निकलवा सकती है। लेकिन घर वालों ने डॉक्टर की इस बात पर विश्वास नहीं किया। यहाँ तक कि बाहर भी लोग ये सब बोलने लगे कि ये सब बातें फेक हैं, इन सब में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि शहर के कुछ लोग इस बात पर अड़े रहे कि एस्तर धोखेबाज है। वो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इन घटनाओं को गलत बता रही है। जिस पर इस घर में आए डॉक्टर ने कहा कि अगर ये झूठ है और इनमें कोई सच्चाई नहीं है तो कोई भी व्यक्ति इस घर में एक रात के लिए रुक कर दिखाए। जिस पर कोई भी राजी नहीं हुआ और इन सब के बीच घर के बाहर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन कोई भी इस घर के अंदर नहीं जा रहा था। और फिर इन सब से परेशान होकर मजबूरन इस परिवार को पुलिस को बुलाना पड़ा ताकि इस भीड़ को यहाँ से हटाया जा सके, क्योंकि बाहर काफी भीड़ जमा हो गई थी जो घर में हो रही चीजों को जानने के लिए आए थे। इन सब के बीच कुछ लोग ये सब बातें फुसफुसाने लगे कि एस्तर के पास दूसरों को बस में करने की शक्ति है, जिससे वो उन चीजों को देखने और सुनने के लिए मजबूर करती है जो चीज वहां है ही नहीं। और लोगों के बीच फैल रही इन तरह तरह की बातों से ये बात क्लियर थी कि ये सब घटनाएं किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी शक्ति की है। और इस बात पर तब विश्वास हुआ जब एक दिन एस्तर अपनी बहन के साथ किसी दूसरे कमरे में सो रही थी और तभी आधी रात को एस्तर उठी और उसने अपनी बहन जैन के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है जो मुझसे कह रही है कि मैं भी कभी इसी धरती पे रहती थी, लेकिन कुछ साल पहले मेरी मौत हो चुकी है और अब मैं वापस यहाँ पे आना चाहती हूँ। और एस्तर ने जैन के कान में बताया कि उसने बताया कि वो आज रात इस घर में आग लगा देगी। जिस पर जैन एकदम उठी और चिल्लाकर सभी घर वालों को बुलाया और बताया कि एस्तर ये सब कह रही है। ये सब लोग इस बारे में बहस कर ही रहे थे कि तभी घर की छत से एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा बिस्तर पे आके गिरा, लेकिन इससे पहले कि आग लग पाती इन लोगों ने उसे बुझा दिया। और इनके साथ मौजूद वो डॉक्टर जिसने बताया कि एस्तर के अंदर वो पावर है जिससे वो ये सब कर रही है, अब वो भी ये सब देखकर हैरान रह गया। और फिर ये आग बुझने के 10 मिनट बाद कम से कम लकड़ी के 8 जलते हुए टुकड़े बिस्तर पे आके गिरे, लेकिन इससे पहले कि कुछ नुकसान होता उसे बुझा दिया गया। ये सब देखकर डैनियल को याद आया कि वो लोग उस शक्ति से बात कर सकते हैं। और तब डैनियल ने उस शक्ति से पूछा कि अगर तुम वास्तव में हमारे घर में आग लगाने वाली हो तो तुम 3 बार ठक ठक की आवाज करो, नहीं तो 3 से ज्यादा। और डैनियल के ऐसा कहते ही उस शक्ति ने दीवार पर 3 बार ठक ठक की आवाज की, यानी अब घर में आग लगा दी जाएगी। और ये सब देखकर घर वाले काफी डर गए और इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते तभी एस्तर की एक ड्रेस जो दीवार पर एक खुटी से टंगी थी, जो एकदम से खुटी से उड़कर घूमती हुई एस्तर के बेड के नीचे चली गई। और जैसे ही घर वालों ने उस ड्रेस को बेड के नीचे झुककर देखा, उस ड्रेस में आग लग चुकी थी। और इससे पहले कि कुछ गलत होता उन्होंने उस ड्रेस को उठाकर घर के बाहर फेंक दिया। और ये सब घटना को देखकर परिवार के लोगों को ये बात समझ आ चुकी थी कि ये शक्ति अब दिन पे दिन और भी ज्यादा घातक होती जा रही है, जो इस घर को नुकसान पहुंचाए बिना नहीं मानेगी। और फिर इसके 3 दिन बाद एस्तर और ओलिव को घर के ऊपर के तहखाने से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। और जब ये दोनों इस बात की जांच करने के लिए ऊपर गए तो वहां आग लग चुकी थी। और ये सब देखकर ये दोनों घर से बाहर निकलकर सड़क पे आ गए और मदद के लिए पड़ोसियों को बुलाने लगे। लेकिन तभी इनके घर के पास में एक अनजान आदमी आया जिसने अपना कोट उतारा और सीधे घर में उस जगह पर चला गया जहां पे आग लगी हुई थी और एक बार में ही उसने सारी आग को बुझा दिया। और इससे पहले कि ये लोग उस आदमी से कुछ कह पाते वो आदमी वहां से चला गया। और इस घटना का एक अजीब पहलू ये भी था कि किसी को नहीं पता था कि वो आदमी कौन था और कहां से आया था, और इसके बाद उसे कभी भी नहीं देखा गया। इस घटना के बाद कुछ लोग मानने लगे कि ये सब भूत ने किया है, तो कुछ लोगों का मानना था कि ये सब एस्तर और उसके परिवार का किया गया नाटक है, क्योंकि ये लोग फेमस होना चाहते हैं। और इन सब के बाद उस रात जब एस्तर अपने बेड पर सो रही थी तभी उसे छत पे एक तस्वीर बनती हुई दिखाई दी जिसमें उसका सारा घर जल रहा है। और ये सब देखकर तभी एस्तर ने ये डिसाइड किया कि वो अब और इस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि ये सब उसकी वजह से हो रहा है और अगर वो यहाँ पे रही तो उसके परिवार के लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। और अब वो अपने परिवार को यूं जलते हुए देखना नहीं चाहती। और इसके बाद जब एस्तर ने अपने परिवार को ये बताया तो डैनियल और उसकी बहन ने भी उसे परिवार की सुरक्षा के लिए उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। इसके बाद एस्तर ने अपने रहने के लिए एक नई जगह ढूंढना शुरू कर दिया
और फिर जनवरी 1879 में एस्तर जॉन वाइट नाम के एक रेस्टोरेंट मालिक के घर पे रहने लगी। तब लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर 3 हफ्ते बाद उस रेस्टोरेंट मालिक के घर पे भी खटखट की आवाजें आना शुरू हो गईं। बल्कि उस रेस्टोरेंट मालिक ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि चीजें अपने आप गायब हो रही हैं, जो बाद में घर की छत पे जाके मिलती हैं। इसके बाद उसे एस्तर पे शक होने लगा और उसने एस्तर पे नजर रखना शुरू कर दिया। और तब उसने एक दिन देखा कि एस्तर जिस जगह से गुजरती है वहां की चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। और एक दिन जब एस्तर उस रेस्टोरेंट में घूम रही थी जो घर के नीचे था, तभी अचानक टेबल पर रखा एक चाकू हवा में उड़ा और सीधा एस्तर की पीठ में जा घुसा। ये सब देखकर एकदम एस्तर चिल्लाने लगी और तभी रेस्टोरेंट मालिक भागता हुआ उसके पास आया और उस चाकू को एस्तर की पीठ से निकालकर दूर फेंक दिया। लेकिन तभी वो चाकू वापस उठा और वापस उसी जगह पर एस्तर की पीठ में जा घुसा। और इस बात के गवाह वो लोग थे जो उस समय रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी आंखों के सामने ये सब देख रहे थे। इसके बाद वो चाकू अपने आप ही एस्तर की पीठ से निकलकर जमीन पर गिर गया और इसके बाद एस्तर को डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज कराया गया। इस घटना के बाद ये खबर हर जगह और ज्यादा फैल गई और अब इस बारे में जानकर कई रिसर्चर्स यहाँ आने लगे और एस्तर के साथ हो रही घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। और जिस रेस्टोरेंट में एस्तर काम करती थी वहां एक दिन आग लग गई, लेकिन इसमें किसी की जान नहीं गई। इस घटना के बाद उस रेस्टोरेंट मालिक ने एस्तर के ऊपर केस कर दिया कि इसी ने मेरे रेस्टोरेंट में आग लगाई है। और इसके बाद पुलिस ने एस्तर को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद तकरीबन 1 महीने तक एस्तर जेल में रही और जेल से आने के बाद वो सीधा अपने घर चली गई और कुछ टाइम बाद उसकी शादी कर दी गई। लेकिन 2 बार शादी करने पर भी उसकी एक भी शादी नहीं चली, क्योंकि वो जहां भी जाती वही सब घटनाएं होने लगती। और फिर इन सब के बाद 8 नवंबर 1912 को 52 साल की एज में एस्तर की मौत हो गई। उसकी मौत कैसे हुई, किस कारण हुई, ये आज भी किसी को नहीं पता। और उसकी मौत के साथ ही द ग्रेट हेमस्ट मिस्ट्री आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।